तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम नई टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं यूपी पीसीएस को देखते हुए, यूपी प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए जीएस फुल टेस्ट की सीरीज शुरुआत कर रहे हैं, जो सिर्फ यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम यूपी पीसीएस से भी रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, तो हमने आज से टेस्ट की शुरुआत कर दी है। तो इसमें उत्तर प्रदेश जीएस यानी फर्स्ट पेपर को 2023 को देखते हुए फुल टेस्ट है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ईडीयू आईएएस पर मिल जाएगी। आप नाम से सर्च कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम चैनल ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे नंबर पर एसएमएस कर दीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है यूपी पीसीएस का, जिसमें 1 से 15 क्वेश्चन डेली होगा और इसमें अप्रोक्स 3000 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाएंगे, जिसमें यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग को फायदा मिल सके। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट की, जिसने पूछा है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 323 का, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 324 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243 ग, ऑप्शन डी है 343 के अंतर्गत। तो इसमें कैट के बारे में आपको पूछा है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा है। इसमें जो है किसके द्वारा जो है जो कैट निर्णय करता है उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तो आप देखेंगे जो कैट का ट्रिब्यूनल है वो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत बना है। ठीक है, प्रशासनिक स्थापना की गई, जो केंद्रीय प्रशासनिक यानी सेंट्रल लेवल पर जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं उनके निर्णय के अंतर्गत रखा जाता है, जो अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत आती हैं। यानी जो केंद्रीय प्रशासनिक सेवाएं होती वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया है, जो मामले आएंगे केंद्रीय वाले। तो इसके अंतर्गत जो देखेंगे ये चुनौती दी जा सकती है, अनुच्छेद 23 का के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा 243 की बात करें, 243 ग क्या है? 243 ग ये है पंचायतों से संबंधित है। 243 ग पंचायतों की संरचना से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा 343 की बात करें, 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। इस तरह जो है इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1, यह एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन 2, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन सी, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। ऑप्शन डी, विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है कौन सा संबंध राज्य विधान परिषद के बारे में सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। राज्य विधानमंडल की बात करें, राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिषद है। ठीक है, यानी विधान परिषद क्या होता है राज्यों में? उच्च सदन होता है, और राज्य विधानमंडल जैसे निम्न सदन होता है, लाइक लोकसभा। ठीक है, सेंट्रल संसद बात बता रहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। यह ध्यान रखने वाली बात है। संसद जो है 169 के अंतर्गत जो है किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार दिया गया है और स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल पीसीएस जैसे एग्जाम में आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें, इसके जो विधान परिषद होते हैं उसके 1/3 जो सदस्य जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार 2/3 नहीं होगा, 1/3। ठीक है, यद्यपि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लाइक राज्यसभा, लेकिन विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को नहीं। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें जो देखेंगे निम्नलिखित समितियों में किस एक ने पंचायती राज द्वारा हेतु द्विस्तरीय जो शासन के प्रतिमान की संस्तुत की थी। ठीक है, ऑप्शन 1 बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी एमएल सिंघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी पीके थुंगन समिति।
तो इसमें देखेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन तथा इसके प्रभावी बनाने के लिए 1977 में क्या हुआ था, अशोक मेहता समिति बनी थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में, जिसने क्या बताया, इस समिति ने क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय जो है, त्रिस्तरीय यानी ट्राई जो है ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुत की थी। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इसका जो इस क्वेश्चन का संबंध है, जिसने द्विस्तरीय शासन की जो है प्रतिमान को जो है संस्तुत की थी, उसका जो है अशोक मेहता समिति जो है, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में क्या पूछा है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा है कि संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक जो सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन 2, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। इसमें जो है कौन सा कथन सही है। तो आपने देखा होगा लोकसभा में जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ रहता है, जब नई नई लोकसभा यानी नई सरकार बनती है, तो उसमें क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव के पहले जो उनको नए सदस्य उनको शपथ दिलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को, तो देखेंगे तो वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है, यानी नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक जो प्रोटेम स्पीकर होता है, और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, नव निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाता है, फिर उन्हीं सदस्यों में से क्या होता है, लोकसभा का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में पूछा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। इसमें दिया है अनुच्छेद 371H, 371G, 371I। तो इसमें देखेंगे जो गोवा के बारे में जो है राज्य विधानसभा के बारे में बात किया गया है, स्पेशल प्रोविजन की बात किया गया है, वो देखेंगे वो 371I के अंतर्गत देखेंगे तो ये गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है। ठीक है, इसके अलावा 371H की बात करेंगे, 371H किसके लिए करता है, 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए जो है विशेष उपबंध करता है। इसके अलावा बात करेंगे 371G किसके लिए करता है, 371G मिजोरम के लिए करता है। ठीक है, इसके अलावा 371 किसके लिए करता है, 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए यह प्रावधान करना है। यानी इसमें जो है ऑप्शन जो है सही होगा वो गोवा राज्य के लिए अनुच्छेद 371 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस भाग के प्रावधान किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन 2, इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन हेतु क्या है, मूलभूत है। इस प्रकार आपको बताना है कि जो है भाग 4 के बारे में क्या सही है। तो इसमें देखेंगे भाग 4 के बारे में, तो संविधान का भाग 4 कहां से है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51। यानी क्या है 36 से लेकर 51, भाग 4 क्या है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निषेध तत्व हैं इसमें। ठीक है, तो इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। इस भाग के सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है या सिद्धांत राज्य के कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो अगर आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए और जातियों के लिए अनुच्छेद 330 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों यानी SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीट है, जो है आप देखेंगे SC के लिए है। इसके अलावा 47 सीट देखेंगे ST के लिए जो है आरक्षित है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 द्वारा निम्नलिखित में
किस प्रकार के समानता करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसके पहले हम आपको दोस्तों और एक बात बता दें। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले, तो उसके बाद बताते हैं अनुच्छेद 17-18 के बाद किस प्रकार की समानता की बात किया गया है। तो अगर 18, 17, 18 में देखेंगे तो 17 में क्या अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, जिसका तात्पर्य है केंद्र या राज्य सरकार जो है सेवा और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं की जा सकती। इस प्रकार देखेंगे सामाजिक समानता की बात करता है अनुच्छेद 17-18। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन 1 है नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन 2 है न्यायिक पूर्वावलोकन, ऑप्शन सी है दंडी कैदियों को क्षमादान, ऑप्शन डी है राज्य और केंद्रों के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय। ठीक है, तो इसमें जब देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो इसमें ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी क्या दिया, दंडित कैदियों को क्षमादान। क्षमादान करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, राष्ट्रपति राज्यपालों के पास है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे, अगर व्याख्या देखेंगे तो अनुच्छेद 85 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 85 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 85 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। एक है राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत या सत्रावसान करेगा, और दूसरा है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुलाएगा जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी सही है, यानी अनुच्छेद 85 से अंतर्गत प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा सृजन कर सकती है, यानी अखिल भारतीय सेवा सृजन करने से संबंधित जो है क्या है शक्तियां राज्यसभा के पास। ऑप्शन 1 है 1/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी है साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी है 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी है आधे सदस्यों के बहुमत द्वारा। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो होता है 2/3 बहुमत द्वारा, यानी विशेष मेजोरिटी चाहिए किसी भी नए सेवा को सृजन करने के लिए। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है नए सेवाओं का सृजन कर सकती है राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, महान्यायवादी को हटाना, लोकपाल के सभापति और सदस्यों को हटाना। तो इस प्रकार देखेंगे जो संसद की भूमिका नहीं होती उसमें देखेंगे तो उसमें ऑप्शन सी है महान्यायवादी को हटाने के लिए क्या होता है, उसमें संसद की भूमिका नहीं होती, बल्कि क्या होता है अनुच्छेद 76 के तहत देखेंगे, अनुच्छेद 76 में प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है, वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर धारण करता है। इस प्रकार महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर अनुच्छेद 76 के अंतर्गत पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, वर्ष 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग के गठित किया गया जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। ऑप्शन 1 सैयद हुसैन बिलग्रामी, ऑप्शन बी जस्टिस गुरदास बनर्जी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में क्या हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 में। सॉरी स्लिप ऑफ टंग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या है। तो इसमें 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में पूछा है, तो जिसमें भारतीय रूप में कौन कौन शामिल थे इसी की व्याख्या है। तो हम इसमें बता देते हैं सबसे पहले कौन कौन शामिल थे। तो इसमें देखेंगे सदस्य के रूप में सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरदास बनर्जी दोनों सम्मिलित थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य क्या था, इस आयोग का उद्देश्य था विश्वविद्यालय की स्थिति की समीक्षा करना तथा उसकी कार्य क्षमता से संबंध में सुझाव देना। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। कारखाना अधिनियम 1881, 1891, 1911, 1922। तो इसमें बताया 7 वर्ष से कम बच्चे की उम्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आप देखेंगे कारखाना अधिनियम 1881 के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को
काम करने, कारखाने में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। अधिनियम के अन्य प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो महीने में 4 दिन का अवकाश का प्रावधान किया गया, और अधिनियम जो था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। तो ये एक और फैक्ट जो है आप ध्यान दीजिए, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 अधिनियम आया था, और इसके अलावा महीने में 4 दिन का अवकाश का प्रावधान कर दिया। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित किस संत ने की थी। तो उदासी संप्रदाय जो था ये श्री चंद गुरु नानक के पुत्र थे। ठीक है। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी न घोषित करने पर अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ध्यान रखना है, ये गुरु नानक के पुत्र थे, यानी श्रीचंद ने जो है उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये था आज हमारा पीसीएस का 15 लेक्चर फर्स्ट पार्ट में। ऐसे ही हम लोग 3 से 4,000 सॉरी 3,000 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेट पीसीएस को देखते हुए, यूपी को। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल शेयर नहीं किया तो ज्यादा लोग शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ और आंसर की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें, आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट में।